पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आखिरी घूंट जैसे तैसे पिया और बाथरूम जाने को उठी और लड़खड़ाने लगी। मैंने कमरे की लाइट्स जला दी ताकि उन्हें ठीक से दिखाई दे। तब मैंने उन्हें ठीक से देखा। जो शराब का जादू मेरे मन पर हावी था वो खत्म हो गया। मैडम अब बाथरूम में घुस गई थी तो मैंने एक गहरी सांस ली और अपने जज्बातों पर काबू करने लगा और सोफे की तरफ घुमा और तभी मेरी नजर बोतल पर पड़ी। मैडम ने कम से कम 3 पैग मारे थे विस्की के, वो भी नीट। अब तो मुझे डर लगने लगा कि आज रात जरूर कुछ होगा। ये सोचते हुए मैं एक कदम चलाऊंगा कि मुझे मैडम के बाथरूम से बाहर आने की आवाज आई और वो गिरने लगी। मैंने भागकर उन्हें तुरंत थाम लिया और गिरने से बचाया। मैंने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया, पर मैडम के मन में मेरे लिए कुछ खराब विचार नहीं थे, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की पहल नहीं की थी। मुझे लग रहा था कि वो शायद इतने होश में तो है कि सही और गलत पहचान सके। खैर मैं उन्हें पलंग तक ले आया और उन्हें लिटा दिया और उनके ऊपर चादर डाल दी और वापस आकर अपने पलंग पर लेट गया। मैं लेटे लेटे सोचने लगा कि ये आखिर हो क्या रहा था मेरे साथ। मेरे मन में उनके लिए कोई गंदे विचार नहीं है, फिर भी किस्मत क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही थी। ट्रेन में उनका मुझे पति बनाने का नाटक, मेरी गोद में सर रख लेट जाना, वो भी बिना मुझसे पूछे। ठीक है कि उन्हें उन लड़कों की गंदी नजरों से बचना था, पर एटलीस्ट मुझसे पूछा तो होता। फिर होटल के रजिस्टर में मिस्टर सागर मौर्य एंड मिसेस नीतू मौर्य लिखना, मुझे अपने साथ बिस्तर पर लेटने को कहना, फिर भले ही वो इसलिए कहा हो कि मैं आराम से सो सकूं, पर हूं तो मैं पराया ही ना। ऑफिस में उन्होंने सिवाय काम के कभी मुझसे कोई बात नहीं की। प्लेटफॉर्म पर भी वो कुछ नहीं बोल रही थी, पर ट्रेन में बैठते ही वो इतना कैसे बदल गई। हम दोनों में तो दोस्ती भी नहीं है कि मैं इस सब को ये मानकर टाल दूं कि दोस्तों में ये सब चलता है। ये सोचते सोचते मैं सो गया और सुबह 8 बजे उठा और देखा तो मैडम अब भी सो रही है। मैं नहा धो के तैयार हो गया, पर मैडम अब भी नहीं उठी थी। मैंने एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की और मैडम को उठाने के लिए उनके कंधे पर 2 उंगलियों से ना चाहते हुए छुआ, पर मैडम नहीं उठी तो मजबूरन मुझे उन्हें थोड़ा हिलाना पड़ा और वो थोड़ा कुनमुनाने लगी और अपनी आंखें खोली जो ठीक से खुल भी नहीं रही थी। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उन्हें होश आया और उन्होंने साइड टेबल पर पड़ी अपनी घड़ी उठाई और टाइम देखा। घूमते ही मैडम तुरंत बाथरूम में घुस गई और मैं अपने बैग में लैपटॉप और कुछ फाइल रखने लगा। मेरी पीठ अब भी बाथरूम की तरफ थी। मैडम फटाफट बाहर आई और अपने कपड़े ढूंढने लगी। मैं बिना उनकी तरफ मुड़े ही दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। 10 मिनट ही मैडम की ब्लैक कॉफी आ गई, जिसे मैंने चुपचाप कमरे में रख दिया और बाहर लॉबी में बैग लेकर आ गया। आधे घंटे बाद मैडम भी अपना बैग और लैपटॉप लेकर बाहर आ गई और मुझसे नजरें चुराती हुई बाहर आ गई और फोन करके राखी से पूछने लगी कि वो कहाँ है। मैडम ने इस समय बिजनेस सूट पहन रखा था और वो बहुत सुंदर लग रही थी, पर मुझे क्या, मेरे पास तो मेरा प्यार था आशु, उसके आगे सब फीका था। मैंने ओला बुला ली थी और उसने हमें रियान इन्फोटेक छोड़ा। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है। 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो वहां का नजारा बिल्कुल कॉर्पोरेट वाला था। सभी लोग वहां बिजनेस सूट पहने थे, एक मैं ही था जो वहां सिर्फ टाई पहने आया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं वहां इंटरव्यू देने आया हूँ। मैं अभी उस कॉर्पोरेट कल्चर को महसूस करने में बिजी था कि पीछे से राखी ने आकर मेरी पीठ पर हाथ रखा और मैं एकदम से पलटा। ये राखी वही लड़की थी जो पहले मेरे ऑफिस में काम करती थी और जिसे मैं आशु से प्यार होने से पहले पसंद करता था। हाय सागर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ यू डूइंग? हाउ योर न्यू जॉब? मैंने पूछा। आई ऑलरेडी रिजाइन, आई विल बी ज्वाइनिंग सर अगेन, उसने कहा, पर आगे कुछ बात होने से पहले ही मैडम आ गई और वो अब भी मुझसे नजरें चुरा रही थी। सागर, आप यही वेट करो, इतना कहकर मैडम और राखी दोनों अंदर चले गए। मैं सोचने लगा कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे अगर मीटिंग में शामिल ही नहीं करना था तो मुझे यहाँ लाए ही क्यों? पर फिर मुझे समझ आया कि सबने बिजनेस सूट पहना है और ऐसे में मैं ही सबसे अलग दिख रहा था। मुझे ये सोचकर बड़ी निराशा हुई कि मेरे पास कोई बिजनेस सूट नहीं है। मैं वही वेटिंग एरिया में चुपचाप बैठ गया और आशु को फोन किया, पर उसने फोन काट दिया। मुझे लगा कि शायद क्लास में होगी, पर जब वो क्लास में होती तो कॉल काटते समय वो मैसेज कर देती थी। इस बार उसका कोई मैसेज नहीं आया था, मतलब साफ था कि वो बहुत नाराज है। पर मैंने जब वहाँ लड़के लड़कियों को आपस में खुलकर बातें करते देखा तो मैं सोचने लगा कि जब वो जॉब करेगी तभी ये सब समझेगी। खैर मीटिंग 3 घंटे चली और मैं बुरी तरह बोर हो चुका था। जब मैडम और राखी बाहर आए तो वो काफी खुश दिखे, पर मुझे मायूस देख राखी ने पूछा, क्या हुआ सागर? मैडम फिर से नजरें चुराकर दूसरी तरफ मुंह करके जाने लगी। कुछ नहीं यार, आज पता चला कि इंसान की जिंदगी में कपड़ों की क्या वैल्यू होती है।
ये मैडम ने सुन लिया पर वो कुछ नहीं बोली और रिसेप्शन की तरफ चली गई। राखी मेरे पास आकर बैठ गई और डिटेल पूछने लगी पर मैंने उसकी बात टाल दी। उसने बताया कि प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल रही और शायद कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। तभी मैडम आ गई और उन्होंने हमें कैफेटेरिया चलने को कहा। वहां जाकर उन्होंने खाना ऑर्डर किया पर मेरा मन अब भी बुझा हुआ। मैडम और राखी मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे और मैं बस खिड़की से बाहर देख रहा था। वैसे भी मैं क्या इनपुट देता जब मुझे यही नहीं पता था कि वहाँ हुआ क्या है। मैं अपनी कॉफी लेकर चुपचाप उठा और एक कांच की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। मेरा बायां हाथ मेरी पैंट की पॉकेट में था और मैं बस वो हरा भरा नजारा देख रहा था। उम्मीद कर रहा था कि शायद आशु कॉल कर दे। उसकी आवाज सुने हुए बहुत टाइम हो गया था। मैंने फोन निकाला और दोबारा मिलाया पर एक घंटी बजते ही उसने फोन काट दिया। आगे मैं कुछ सोचता उससे पहले ही राखी आ गई। सागर, कम यार, लेट्स सेलिब्रेट। मैडम ने लंच ऑर्डर कर दिया था। मैं वापस आकर बैठ गया और फिर राखी ने अपनी बातों से मेरा ध्यान लगाए रखा। मैं बस हाँ ना में मुस्कुरा कर जवाब दे रहा था। लंच के बाद राखी की ट्रेन थी तो वो निकल गई, पर मेरी और मैडम की ट्रेन रात 11 बजे की थी जो हमें लखनऊ अगले दिन रात 3 बजे छोड़ती। राखी के जाने के बाद हम दोनों अकेले उसी टेबल पर बैठे थे। मैडम अब भी मुझसे नजरें चुरा रही थी और मुझे रह रहकर आशु की याद आ रही थी। अब वापस होटल भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ एक कमरे में हम दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते। बात शुरू करते हुए मैंने मैडम से कहा, कांग्रेचुलेशन मैडम फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट। जवाब में उन्होंने बस मुस्कुरा दिया और शुक्रिया कहा। सो मैडम, शुड वी जस्ट सीट हियर और गो आउट? मैडम ये सुनकर हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। गो आउट वेयर? उन्होंने पूछा। मम, हाउ अबाउट बीच? मैंने थोड़ा उत्साह दिखते हुए कहा। तो उन्होंने वही प्यारी सी मुस्कान दी और वो उठ खड़ी हुई। उनकी आवकनेस अब खत्म हो गई थी। मैंने ओला बुक की और उसने हमें जुहू बीच छोड़ा। वहां पहुंचकर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिल्कुल खाली जगह होगी, पर ये तो भीड़ भाड़ वाली जगह निकली। मैडम तो जाकर रेत में लगे पांव बैठ गई और मैं इधर उधर टहलता रहा और फोटो क्लिक करता रहा। कुछ सेल्फी भी ली और सब फोटो आशु को भेज दी। उसने सब फोटो देख ली पर जवाब कुछ नहीं दिया। मैं वापस मैडम के पास आया तो वो ढलते हुए सूरज को देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैंने 2 नारियल लिए और मैडम की तरफ बढ़ाया। मैडम एकदम से चौंक गई पर बोली कुछ नहीं। एक सिप नारियल पानी पीने के बाद मुझे इशारे से वही रेत में बैठने को कहा। मैं भी उन्हीं के साथ बैठ गया पर थोड़ी दूर और ढलते हुए सूरज को देखने लगा। फिर बैठे बैठे कुछ फोटो खींची और उन्हें एडिट करने लगा। मैडम ने ये देख लिया पर कुछ बोली नहीं। फिर वो कुछ सोचने लगी और अपना मुंह झुका लिया। सागर, आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड लास्ट नाइट। आई मिसबिहेव, उन्होंने सर झुकाए हुए कहा। पर इससे पहले वो कुछ आगे कहती मैंने उनकी बात काट दी। बट नथिंग हैपेंड मैडम। I mean we had a little chat and then you were kinda drunk and said a lot of things about sir and then I said good night. That is it. Well you did almost fell down. ये सुनकर मैडम के मन से गिल्टी वाली फीलिंग खत्म हुई और वो गिरने वाली बात से तो वो थोड़ा हंस भी दी।